हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पॉलिटी के रैपिड रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में। देखिए, मूल अधिकार को हम दो सेशन में कंप्लीट करेंगे। ये पहला सेशन है, पार्ट वन। पार्ट टू में डिस्कस करेंगे फिर अगली चीजें, है ना, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है ये, तो इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मूल अधिकार के बारे में कहाँ वर्णन दिया गया है? तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया था। मूल अधिकार की विशेषताएं क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात कि नागरिक, विदेशी और कंपनी तीनों को प्राप्त है। केवल नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 15, 16, 19, 29, 30 याद कर लीजिए इसको, तो है ना, 15, 16, 19, 29, 30। फिर जो मूल अधिकार है वो असीमित नहीं है। सरकार के खिलाफ और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। मुख्यतः जो है नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं मूल अधिकार, मतलब सीमाएं लगाते हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक भी होते हैं, जैसे कि आरक्षण वगैरह। फिर न्यायोचित है, मतलब आप न्यायालय में जा सकते हैं इनको लेकर के। फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी दी गई है, क्योंकि अनुच्छेद जो 32 है वो मूल अधिकार का पार्ट ही है। फिर मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा में बदलाव नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो अनुच्छेद 20 और 30 है उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। साथ में ही अगर आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है तो जो अनुच्छेद 19 है उसको हम निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है कि सशस्त्र बल, पुलिस बल पर फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसके रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, मतलब बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनको नहीं मिलेंगे। फिर आर्टिकल 34 क्या कहता है कि सैन्य शासन क्षेत्र में लागू नहीं होगा, मतलब ये आपातकाल से भिन्न होता है, वो डिफरेंस आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन सैन्य शासन वाले क्षेत्र में फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं रह सकते हैं। फिर कई सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्वयं में परिवर्तित हैं, जबकि कुछ जो है उसके लिए विधि बनाया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 17 उसके लिए विधि बनाएगा तब वो एप्लीकेबल हुआ, है ना। फिर आता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद जो 12 है वो राज्य की परिभाषा देता है। उसमें क्या क्या है शामिल है? तो कार्यकारी, विधायी और स्थानीय निकाय ये शामिल है। प्लस में स्टेचुटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। प्लस में निजी इकाई जो राज्य हेतु कार्य करते हैं, मतलब जो राज्य के नियंत्रण में है मेनली, वो राज्य की परिभाषा में शामिल है। मूल अधिकारों से असंगत विधियां। तो आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट से असंगत या अल्पीकरण, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा होगा वो विधि शून्य घोषित होगी, असंवैधानिक घोषित होगा। और विधि के अंतर्गत डेफिनेशन क्या दिया गया है? विधि का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 13 में ही दिया गया है। उसके अंतर्गत विधि के अंतर्गत लॉ आएगा, अध्यादेश आएगा, प्रत्यायोजित विधायन आएगा और रूढ़ी या प्रथा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसी रूढ़ी जो फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट में जाती है तो वो भी जो है शून्य करार दी जाएगी। संविधान कहता है कि आर्टिकल जो 13 है उसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो विधि के अंतर्गत काउंट नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी विधि के दायरे में आएगा, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वो शून्य करार दिया जाएगा। अब आते हैं जो डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स है, 6 हैं, क्योंकि 7वां तो खत्म हो गया, तो 6 हैं। तो पहला आता है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। देखिए, विधि के समक्ष जो समता है वो यूके से लिया गया है और नेगेटिव प्रवृत्ति का है। इसमें कहा जाता है कि विधियों के समक्ष सभी समान है ना। जबकि जो विधियों का समान संरक्षण वो यूएसए से लिया गया है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये कहता है कि समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के समक्ष समता के अपवाद भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 361, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य के ऊपर न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। फिर आर्टिकल 361 का इसमें कहा गया कि सदन की सत्य कार्यवाही अगर प्रकाशित की जाती है तो उसके ऊपर भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। फिर आर्टिकल 105 और 194 जो संसदीय और विधानमंडल के अधिकार की बात करता है। फिर आर्टिकल 39 बी और सी जो डीपीएसपी से रिलेटेड है, उसमें कहा जाता है कि जब भी आर्टिकल 39 बी और सी आता है वो आर्टिकल 14 चला जाता है। फिर विदेशी शासक, राजदूत और यूएन के रिप्रेजेंटेटिव वो विधि के समक्ष समता से जो प्रावधान है वो बाहर है, उनको स्पेशल संरक्षण मिला हुआ है। आर्टिकल 14 कहता है कि तर्कसंगत वर्गीकरण किया जा सकता है ना। तो ये हो गया विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। फिर आता है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15। इसमें कहा गया कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर विभेद नहीं किया जाएगा, जैसे कि दुकान, कुआं, तालाब, राज्य। ये जो अनुच्छेद 15 है वो राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अपवाद क्या है? तो आरक्षण। आप लोग आर्टिकल 15 मूवी देखिएगा, वहां से बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। फिर आता है लोक नियोजन विषय में अवसर की समता, जैसे कि आर्टिकल 16। इसमें क्या कहा गया है कि केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोक नियोजन में समता होगी। ठीक है, लेकिन इसमें यह बात कहा गया कि संसद जो है निवास शर्त आरोपित कर सकती है, जैसे कि तेलंगाना वगैरह के केस में, है ना। फिर अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17।
ना नोट करने वाली बात यह है कि ना तो संविधान और ना ही 1955 का एक्ट जो अस्पृश्यता के खिलाफ पारित हुआ था, दोनों में ही अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। पुनः अस्पृश्यता जो आर्टिकल 17 है वो निजी व्यक्ति और राज्य विरुद्ध दोनों के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। फिर उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, इसमें कहा गया है कि विदेशी राज्य से अगर आपको उपाधि प्राप्त करना है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति अनिवार्य है। इसमें से इस एक्ट अनुच्छेद के अंतर्गत वंशानुगत जो उपाधि है, महाराज, राय बहादुर, ये सब प्रतिबंधित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्म पुरस्कार जो शुरू किया गया था, भारत रत्न वगैरह, वो 1954 से शुरू किया गया था। 1977 में जनता सरकार के समय पे डिसकंटिन्यू हुआ, लेकिन पुनः 1980 में इंदिरा गांधी के समय पे शुरू हो गया। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार जो है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19, उसके अंतर्गत 6 अधिकार प्राप्त हुए हैं। पूर्व में 7 था, लेकिन 1978 में संपत्ति का अधिकार जो है लीगल राइट्स बन गया तो 6 हो गए फिर। ठीक है, केवल राज्य के विरुद्ध ये अधिकार मिले हैं। कौन कौन सा है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंतर्गत प्रेस का फ्रीडम इंक्लूडेड है, फोन टैपिंग के विरुद्ध फ्रीडम इंक्लूडेड है, आरटीआई इंक्लूडेड है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं परंतु हड़ताल नहीं कर सकते हैं। दूसरा अधिकार है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है संगम संघ बनाने का अधिकार, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का भी अधिकार है, कंपनी बनाने का भी अधिकार है, सहकारी समितियां भी बनाने का अधिकार है। सहकारी समिति संबंधी जो प्रोविजन है वो 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत दिया गया है। और केवल संघ बनाना नहीं, संचालन का भी अधिकार है, वो मूल अधिकार है। इसके अलावा कौन सा अधिकार है? तो अबाध संचरण का अधिकार है। अबाध संचरण का अधिकार जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिला है वो आंतरिक है। बाह्य जो अधिकार है, मतलब आप जो विदेश जाएंगे, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिला है। फिर निवास अधिकार प्राप्त है, भारत में कहीं पे भी रुक सकते हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त है। ऑब्वियसली जितने भी अधिकार है वो असीमित नहीं है, तो प्रतिबंध भी है। प्रतिबंध का आधार क्या है? भारत की एकता, संप्रभुता, राज्य सुरक्षा, विदेशी राज्य मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, है ना। अब आते हैं अपराध के लिए दो संधि के संबंध में संरक्षण। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20। इसमें क्या क्या बातें कही गई है कि कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून लागू नहीं होगा। मतलब जो व्यक्ति जिस समय पे अपराध कर रहा है, अगर उस समय पे कोई विधि है तभी वो दोषी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। हालांकि ये दीवानी मामलों में ऐसा नहीं माना जाता, मतलब पूर्व समय से आपको टैक्स आरोपित कर सकती है सरकार, जैसे कि वोडाफोन वगैरह का केस था। फिर दोहरी क्षति नहीं, मतलब एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंड नहीं मिलेगा, लेकिन विभागीय या प्रशासनिक प्रक्रिया आपके विभाग के अंतर्गत की जाएगी, वो इसमें काउंट नहीं किया जा सकता है। फिर स्व अभिशंसन नहीं, मतलब आपको अपने खिलाफ सबूत के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन ये विस्तारित नहीं होता है। किस किस पे? तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए कहा सकता है, हस्ताक्षर करने के लिए कह सकता है, अंगूठे का निशान देने के लिए कह सकता है ना। ये सारी चीजें की जा सकती है। फिर आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। इसमें क्या कहा गया है कि दैहिक स्वतंत्रता जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही ली जाएगी। गोपालन मामला था 1950, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 21 सुरक्षा प्रदान करता है वो मात्र मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध प्रदान करता है, क्योंकि जो टर्म यूज हुआ है संविधान में वो वर्ड हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। तो इसका मतलब है कि मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा मिलेगी, विधि के अंतर्गत आपको सुरक्षा नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया मेनका गांधी मामले में, और उन्होंने कहा कि विधायी जो मंडलीय प्रक्रिया है उसके विरुद्ध भी आपको सुरक्षा मिलेगी। ठीक है। फिर अनुच्छेद 21 आता है, इसके अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता, निजता, आश्रय, ये सब के अधिकार जो है एक्सपेंड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के कारण। तो जो नए अधिकार ऐड हो रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ये क्वेश्चंस, है ना। यूपीएससी ने ये क्वेश्चंस पूछा है। फिर आता है शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A में है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आया था। कब आया था ये? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया था, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स तीनों में परिवर्तन किया गया 86 अमेंडमेंट के थ्रू। और जो इसमें जो परिवर्तन किया गया फंडामेंटल राइट्स में, उसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और इसके लिए एक एक्ट भी पारित किया गया, आरटीई एक्ट 2009। फिर आता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 22 में, है ना। दो विधि की बात करता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण में, एक है साधारण विधि और दूसरा है निवारक विधि। ठीक है। साधारण विधि के अंतर्गत अगर कोई गिरफ्तार होगा व्यक्ति तो उसको हिरासत के समय की सूचना दी जाएगी, है ना। हिरासत समय में सूचना दी जाएगी कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा, वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा उसके पास। फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत होगा, लेकिन जो यात्रा में समय लगा हुआ है वो 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। फिर मजिस्ट्रेट द्वारा समय
ना बढ़ाने पर रिहा कर दिया जाएगा। मतलब अगर उसका 24 घंटे के बाद जो है मजिस्ट्रेट समझता है कि और देर तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा जो है निवारक विधि, अगर उसके अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहली बात कि उसको गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है ना। फिर दूसरा कि निरोध जो उसको गिरफ्तारी किया जा रहा है उसके विरुद्ध वो व्यक्ति प्रतिवेदन दे सकता है। जो हिरासत है वो 3 माह से अधिक नहीं होगा जब तक कि सलाहकार बोर्ड जो है, एक एडवाइजरी बोर्ड गठित की जाएगी, वो ऐसा कहता है कि 3 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तार होना चाहिए वो व्यक्ति। और सलाहकार बोर्ड में नॉर्मली हाई कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है। जो निवारक निरोध की शक्ति है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो शक्ति है, वो संसद के पास और राज्य दोनों के पास है। संसद के पास किन किन मामलों में है, तो रक्षा, विदेश और मामला, और राज्य के पास किसमें किसमें है, तो सार्वजनिक व्यवस्था, है ना। भारत एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है संविधान के भीतर ही वर्णन है। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या आता है, तो मानव दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम, इन दोनों का निषेध है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 23। तो ये जो अधिकार है वो व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध है। हालांकि इसमें अपवाद भी मेंशन है कि राज्य जो है सार्वजनिक सेवा के हेतु बिना धन दिए हुए सेवा आरोपण कर सकता है, लेकिन इस संदर्भ में धर्म जाति आधार पर भेदभाव राज्य नहीं करेगी। दूसरा क्या है कि कारखानों आदि में बालक नियोजन पर निषेध है, आर्टिकल 24। इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से जो पूर्व बच्चे हैं उनको हानिकारक खतरनाक क्षेत्र में नियोजन नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि खान हो गया, फैक्ट्री हो गया, है ना, इन सब में। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, है ना। इसमें कौन कौन से अधिकार है, तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। इसमें और क्या कहा गया है, तो इसमें यह कहा गया कि कृपान धारण करना सिख धर्म का अंग होगा, और हिंदुओं के डेफिनेशन में सिख, जैन और बौद्ध धर्म भी सम्मिलित होंगे। दूसरा अनुच्छेद 26, इसमें कहा गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो देखिए अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं पे 26 जो है धार्मिक संप्रदाय के अधिकार की सुरक्षा करता है, मतलब सामुदायिक सुरक्षा, जैसे कि संस्था स्थापना कर सकती है संप्रदाय, धर्म विषय का प्रबंधन कर सकती है, संपत्ति अर्जन कर सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक संप्रदाय के डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, तो उसके लिए एक सामान्य संगठन होना चाहिए, विशिष्ट नाम होना चाहिए, और एक समान विश्वास तंत्र होना चाहिए जो विशिष्ट भी हो। ठीक है। फिर अनुच्छेद 27, इसमें कहा गया है कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय से स्वतंत्रता, मतलब किसी को धर्म को बढ़ाने के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। तो कर उगाही पर रोक है लेकिन शुल्क पे नहीं, है ना। मतलब कुछ कुछ पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो धर्म संस्थान का मैनेजमेंट हो सके जो वहां पे धर्म संस्थान पे जा रहा है। फिर आता है अनुच्छेद 28, इसमें क्या कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में अभिवृद्धि से स्वतंत्रता, मतलब जहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही होगी वहां पे लोगों को नहीं जाने की स्वतंत्रता है, प्लस में राज्य जो संस्थान है वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये सब प्रावधान इसमें वर्णन है। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। तो इसमें कौन कौन सी बातें कही गई है, तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो अपनी बोली, भाषा, लिपि का संरक्षण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो अधिकार है वो केवल अल्पसंख्यक तक विस्तारित नहीं है, सभी नागरिकों तक विस्तारित है। और राज्य जो संस्थान है ना, उसमें जाति, भाषा आदि पर रोक नहीं होगी या भेदभाव नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा, है ना। और अल्पसंख्यक जो संविधान बात करता है, कौन कौन अल्पसंख्यक, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक की कोई डेफिनेशन दी नहीं गई संविधान में, है ना। और अनुच्छेद जो 30 है वो केवल अल्पसंख्यकों के हेतु है। अनुच्छेद 29 जो है वो सभी नागरिकों हेतु है, लेकिन अनुच्छेद जो 30 है वो अनुच्छेद जो 30 है वो केवल अल्पसंख्यकों हेतु है। तो थैंक यू सो मच।